नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं। देखिए आज का जो यह वीडियो आपका है वो आवागमन एवं संप्रेषण का संपूर्ण नोट्स है, जिसको एक ही वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे। इसके पहले देखिए यहाँ पर आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सभी कुछ दिए गए हैं, जिसमें हर पार्ट में आपको थ्योरी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो आप अगर आवागमन एवं संप्रेषण का संपूर्ण नोट्स महामैराथन क्लास या संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो यह आपके लिए आवागमन एवं संप्रेषण का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। और इसका PDF जो भी जुड़े हुए हैं उनको एक ही में आपको मिल जाएगा। आप सभी देख लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पार्ट वाइज पार्ट हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे पार्ट 1। पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर आवागमन। ठीक है, आवागमन जिसको हम लोग यातायात भी कहेंगे, जिसको ट्रेवल भी कहेंगे। क्या है आवागमन? आवागमन जीवन का एक अभिन्न अंग है। लोग अपने रोजी रोटी और नौकरी के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश में आते जाते हैं। जीवन के इन्हीं कार्यों को आना जाना जो कार्य हुआ उसी को आवागमन कहते हैं, उसी को यातायात कहते हैं, उसी को ट्रेवल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आवागमन या यातायात के साधन यानी कौन कौन से साधन है। जैसे आपको दिल्ली से अगर मुंबई जाने की बात है तो आपके लिए आवागमन का साधन क्या होगा? तो आवागमन का साधन या तो सड़क मार्ग से जाएंगे, अपनी कार या बसों से जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वायु मार्ग से जा सकते हैं, वायु साधन, तो इसको वायु मार्ग कहेंगे। या ट्रेन से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेल मार्ग। ये 3 साधन है, ये इसी को कहते हैं आवागमन का साधन। ठीक है, तो देखिए विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधनों के द्वारा लोग अपने सामान एवं अपने आप को आवागमन करवाते हैं। विभिन्न प्रकार के साधन होते हैं, विभिन्न प्रकार के यहाँ पे साधन जगह मिलते हैं जिससे हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए आवागमन के मुख्य साधन, आवागमन यातायात के मुख्य साधन। ठीक है, मुख्य साधन यहाँ पर क्या है? तो पहला है सड़क परिवहन, दूसरा है जल परिवहन, तीसरा है रेल परिवहन और चौथा है वायु परिवहन। यानी इन 4 जो साधन है, ये जो 4 परिवहन है, उसके द्वारा हम लोग आवागमन एक जगह से दूसरे जगह कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अगला है परिवहन के 4 प्रमुख साधन है। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए आपको हम यहाँ पे हैंड रिटेन नोट्स आपके सिलेबस के अनुसार सभी सब्जेक्ट का, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ और आपका हो गया यहाँ पर साइंस, सबका बन रहा है। ठीक है, तो सबको यहाँ से लेकर के अपना जो है पढ़ सकते हैं। केवल हैंड रिटेन नोट्स और केवल जरूरी की चीज़ें, वो भी झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न से, बाहर से कुछ भी इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। तो आप परीक्षा में जाने से पहले एक बार इसको जरूर देख करके ही जाइएगा, जिससे कि आपका मार्क्स यहाँ से 100%। आप यदि कोई लेकर के पढ़ रहे हैं यहाँ पर टेक्स्ट बुक, या आप पढ़ रहे हैं आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, ये सब कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपको ये जो हैंड रिटेन नोट्स है यहाँ से अवश्य रहेगा। ठीक है, परिवहन के 4 प्रमुख साधन है, सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। इन 4 साधन के द्वारा हम लोग परिवहन करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग सड़क परिवहन के बारे में। मुख्य रूप से सड़क परिवहन की यहाँ पर जानकारी लेंगे हम लोग।
कम दूरी की यात्रा करने के लिए सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला मार्ग जो है सड़क मार्ग है। भारत में सड़क मार्ग का नेटवर्क 33 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। भारत में सड़कों के जाल को निम्न श्रेणी में बांटा गया है, माने भारत में जो सड़कें बनाई गई है वो विभिन्न प्रकार की सड़कें यहाँ पर है। पहला सड़क का प्रकार है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको NH कहेंगे, नेशनल हाईवे कहेंगे। दूसरा कहेंगे राज्य राजमार्ग, जिसको SH कहेंगे, स्टेट हाईवे कहेंगे। अगला है ग्रामीण सड़क, रूरल रोड। तीसरा जिला सड़क, डिस्ट्रिक्ट रोड। इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे अन्य सड़क की श्रेणी में है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग होता क्या है, और यहाँ से देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग से 1-2 प्रश्न आपका हर बार हर किसी राज्य में पूछ दिया गया है। हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए आप इसको जरूर देख लीजिएगा। तो अभी चल रही है देखिए थ्योरी क्लासेज आपको हम दे दे रहे हैं, और इसी के आधार पर नीचे फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसी PDF में बना हुआ है जो विभिन्न राज्यों में आए हुए हैं, उसको आप देखना नहीं भूलिएगा। जो भी देख रहे होंगे वीडियो के लास्ट तक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जरूर देख करके ही बना करके ही जाइएगा, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग, इसके निर्माण, प्रबंधन एवं रख रखाव की जिम्मेवारी भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है, ठीक है। भारत सरकार, इसका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। तो भारत सरकार इसका निगरानी करती है, केंद्र सरकार इसका निगरानी करती है राष्ट्रीय राजमार्ग का, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे NH44 राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के बारे में। यहाँ से एक प्रश्न आपका रहता है। NH4 नेशनल हाईवे 44 को हम लोग देखेंगे ये क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके पहले देखिएगा आपको ऑप्शन के रूप में मिलेगा NH7, लेकिन इसको अब हटा करके इसका नाम क्या कर दिया गया, NH44 हो गया। NH7 अगर आएगा तो आप नहीं मारिएगा। अगर इन केस में देख लीजिए, अगर NH44 नहीं रहेगा और वहाँ NH7 रहेगा तो आप इसको टिकिंग करेंगे, लेकिन अगर NH44 है तो आप NH44 को टिकिंग करेंगे, ठीक है। चलिए, NH44 कहाँ से जोड़ती है, तो ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है, ठीक है। तो आप देखिएगा जैसे हम लोग दिशा बनाते थे, ये उत्तर, ये दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो उत्तर श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण तक के गैलरी को यह जोड़ता है, ठीक है। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक को यह जोड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 4112 किलोमीटर है, ठीक है। आपका जो NH44 है, जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसका लंबाई कितना है, तो 4112 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी कुल लंबाई 4112 किलोमीटर है, और श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक यह जोड़ती है। अगला है NH44 जो है 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है। NH44 किससे, तो 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है। उस 11 राज्य में कौन कौन है, तो देखिएगा हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये 11 जो है राज्य है, इससे होकर गुजरती है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी होकर के गुजरते हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन आएंगे, तो केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और नई दिल्ली, ये जो है आपको 2 गो यहाँ से गुजरता है, ठीक है। चलिए, अब देखिएगा यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH27 है। NH27 सेकेंड पोजीशन पर। तो ये भी प्रश्न एक बार आया था, इसलिए हमने आपको बना दिया है कि दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, NH27 है, ठीक है। NH27 देश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो देश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन हो गया, NH27 हो गया। NH27 जो है आपको गुजरात और असम को जोड़ती है। NH27 किसको जोड़ती है, गुजरात से असम, ठीक है। ये हो गया पश्चिम से पूरब, गुजरात से असम को जोड़ा जाता है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 3507 किलोमीटर, इसकी लंबाई 3560 किलोमीटर है। यह पोरबंदर गुजरात से शुरू होता है और सिलचर असम में समाप्त होता है। यह गुजरात के पोरबंदर से शुरू हो जाता है और असम, जहाँ सिलचर असम पड़ता है, वहाँ पे ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। अगला है, यह 7 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम से होकर के गुजरती है, ठीक है।
यह 7 राज्यों किससे गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम से होकर के गुजरती है। ठीक है। NH-44 जो पहला है लंबाई में, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 है। ठीक है। NH-44 और NH-27 आपस में एक दूसरे को झांसी उत्तर प्रदेश में काटती है। ठीक है, आप देखते होंगे यहाँ पे, तो आपको NH-44 हो गया, ये NH-44 है श्रीनगर जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ पे कन्याकुमारी तक। ठीक, और NH-44 और NH-27 ये है आपको गुजरात से लेकर के असम, सिलचर असम तक। तो ये बीच में कहीं एक दूसरे को काट रहे हैं ना, NH-44 NH-27 ये कहाँ काट रहे हैं? तो ये झांसी है, ये क्या है? झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे काटती है। ठीक है। चलिए एक और है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? यहाँ से प्रश्न आपका जेटेट में भी आया था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? भारत देश को चारों तरफ से 4 महानगरों को जोड़ने वाली योजना को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। ठीक है, भारत देश को चारों तरफ से जो 4 महानगरों को जोड़ने वाली योजना है उसी को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। ठीक है, चारों तरफ से। ठीक है, चारों तरफ से ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 महानगर हैं। ये चारों महानगर को जोड़ने वाली जो योजना आई है उसी का नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इसके अंतर्गत 4 महानगर को जोड़ा गया है। ठीक है, ये कौन कौन महानगर है इसका भी नाम पूछता है, इसलिए आपको लिख दिए हैं। तो इसका ट्रिक है, दिल मत चोरी करो, दिल मत चोरी करो, दिल मोई चोरी करो, दिल मोई चेरी करो, दिल से दिल्ली, मोई से मुंबई, चे से चेन्नई, को से कोलकाता। ये 4 महानगर जो हैं आपको स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत जुड़े हैं। आप जैसे याद कर लीजिए अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न रहता है कि 4 महानगर कौन कौन है, तो वो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। जिसका ट्रिक है सिंपल में, दिल मत चोरी करो, और सेम टू सेम मिलाना चाहते तो दिल मोई चोरी करो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, चलिए अगला देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 महानगर कौन कौन? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ते हैं। याद रखिएगा, इसी तरह से सीरियल क्रम से आपको आगे बहुत सुविधा मिलने वाला है। ठीक है, इसकी लंबाई 5846 किलोमीटर है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 4 महानगर जुड़े हैं उसकी लंबाई 5846 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए एक चीज़ आप यहाँ पे देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की हम बात कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर क्या है? दिल्ली, यहाँ पर क्या है? मुंबई, यहाँ पर क्या है? चेन्नई, और यहाँ पर क्या है? कोलकाता। आप कोड समझिएगा। ठीक है, तो इससे 4 महानगर जुड़े, 4 महानगर, तो चतुर्भुज है इसलिए इसके 4 गो भुजा हुए, तो ये 4 गो नेशनल हाईवे हो जाएगा, 4 गो नेशनल हाईवे। ठीक है, पहला नेशनल हाईवे चलेंगे दिल्ली से मुंबई, देखिए यहाँ पर दिल्ली से मुंबई, इसी तरह से बढ़ते चलेगा। अगर इधर चलेगा तो दिल्ली से मुंबई, फिर मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, और कोलकाता से फिर दिल्ली। इसी तरह से चारों नाम लेना है। ठीक ना, अब देखिएगा आपको चारों नाम याद हो गया, आपको चारों नाम अभी हम याद करवाएं ना। ये क्या हो गया? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लिख लीजिएगा। दिल्ली से चलिएगा, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई जाने में 48 घंटा लगता है, 48 घंटा, तो उसका नाम याद रखिएगा NH-48। ठीक है, फिर चलना है आपको मुंबई से कोलकाता, इसी चलना है, सीरियल नंबर याद, मुंबई से कोलकाता, मुंबई से चेन्नई, सॉरी मुंबई से चेन्नई, ये CH चेन्नई, मुंबई से चेन्नई, कितना घंटा? 48 घंटा, तो ये भी NH-48 ही है। ठीक है, मुंबई से चेन्नई। अब अगला है चेन्नई से कोलकाता, चेन्नई से कोलकाता जाने में कितना लगता है? 16 घंटा, NH-16। कोलकाता से दिल्ली जाने में कितना? 19 घंटा, NH-19। तो इस तरह से याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आता है, इसी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अन्य सभी राष्ट्रीय राजमार्ग को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। NH-1 जो है वो बारामूला को लेह से जुड़ता है। NH-2 जो है डिब्रूगढ़ असम को तुईपांगा मिजोरम से जोड़ता है। NH-3 जो है अटारी पंजाब को लेह से जुड़ता है। NH-4 किसको जोड़ता है? तो NH-4 पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान को
इसको चिड़िया टापू को जोड़ता है। यह मात्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हाईवे है। सिर्फ NH4 जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हाईवे है जिसको चिड़िया टापू के नाम से भी जाना जाता है। NH5 है, फिरोजपुर पंजाब को सिपकिल्ला इंडो तिब्बत बॉर्डर से जोड़ता है। ठीक है। NH6 किसको जोड़ता है? तो NH6 जो है जोरबाट असम को मिजोरम से जोड़ता है। असम को मिजोरम से जोड़ता है NH6। ठीक है। NH7 क्या है? तो NH7 जो है फाजिका जो पंजाब है उसको उत्तराखंड से जोड़ता है, NH7। NH8 क्या है? NH8 जो है करीमगंज असम को त्रिपुरा से जोड़ता है, असम को त्रिपुरा से जोड़ता है। NH9 में पंजाब को पिथौरागढ़ उत्तराखंड से जोड़ता है। ठीक है। NH9 क्या करता है? पंजाब को उत्तराखंड से जोड़ता है। NH10 में क्या है? सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल को गंगटोक सिक्किम से जोड़ता है NH10। ठीक है। NH548 देखिएगा, NH548 क्या है? NH548 की लंबाई 5 किलोमीटर होने के कारण इसको सबसे छोटा NH के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में सबसे छोटा NH जो है वो NH548 है। ठीक है। अब देखिए, इसके पहले 47A को सबसे छोटा हाईवे माना जाता था। ठीक है। जिसको अभी 966B के नाम से जाना जाता है। 47 को बदल कर 966B कर दिया गया। इसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। ठीक है। और बाकी जो भी आप NH548 देखें इसकी लंबाई जो है 6 किलोमीटर से कम हो गया है। इसलिए NH548 भारत का सबसे छोटा NH है। यह कर्नाटक के कलम्बोली से नवी मुंबई को जोड़ता है। ठीक है। कर्नाटक के कलम्बोली से नवी मुंबई को जोड़ता है। क्लियर? अब चलिए देखिए यहाँ पे अगला है राज्य राजमार्ग, जिसको हम लोग स्टेट हाईवे के नाम से जानेंगे। इसका निर्माण एवं रख रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार को होती है। राज्य राजमार्ग जो स्टेट हाईवे बनता है उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार के अधीन होता है। भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। प्रश्न आया हुआ है, तो भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य भी जो है महाराष्ट्र है। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़क वाला राज्य उड़ीसा है। ठीक है। चलिए अब देखिए, आइए हम लोग अब देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग के रख रखाव की जिम्मेदारी होती है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, जिला प्रबंधन की कोई नहीं। ठीक है। ये उत्तराखंड टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की रेख रखाव की तैयारी केंद्र सरकार को होती है, भारत सरकार को होती है। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? देखिए कितना बड़ा है। हरियाणा टेट 2013, पंजाब टेट 2016, CG टेट 2018 और रीट 2012 और अब की पारी है आपकी। ठीक है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है आपका NH44। ठीक है। अभी NH44 कर दिया गया है, इसी को आप मान्य कीजिएगा। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, NH48, NH7 या कोई नहीं। ठीक है। तो NH44 जो है आपको श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है, NH44। ठीक है। याद रखिएगा NH44 है और यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? पहला तो है आपका NH44, ये देखिए छत्तीसगढ़ टेट 2018 का NH44 और सबसे लंबा है। उस पर दूसरा में कौन आता है? तो NH27। NH27 कहाँ है? D में है, तो राइट आंसर इसका D हो जाएगा। अगला है NH27 जोड़ती है, ये MP टेट 2016 में पूछा गया था। NH27 जोड़ती है दिल्ली और मुंबई को, मुंबई और चेन्नई को, चेन्नई और कोलकाता को, गुजरात और असम को। ठीक है। तो दिल्ली से मुंबई को कौन जोड़ता है? तभी आप देखे थे जाने 48 NH48। मुंबई से चेन्नई कौन जोड़ता है? NH48। चेन्नई से कोलकाता कौन जोड़ता है? NH16। तो ये हो गया गुजरात और असम जो NH27 को जोड़ता है। गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाता है। ठीक है। अब देखिए NH44 और NH27 आपस में एक दूसरे को काटते हैं, गंगटोक में, असम में, झांसी में कोई नहीं।
राइट आंसर इसका झांसी होगा। अभी आपको बताए हुए थे, इसके पीछे इसका थ्योरी क्लास भी दे दिया गया है। अब देख लीजिएगा, यूपी टेट 2021 और हरियाणा टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है, हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग और पूर्व से पश्चिम राष्ट्रीय राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। कहाँ पे? कानपुर में, झांसी में, बरेली में, या कोई नहीं। तो ये झांसी में काटते हैं। उत्तर से दक्षिण कहें तो श्रीनगर से ये कन्याकुमारी, और पूर्व से पश्चिम कहें तो गुजरात से यहाँ पर सियाचिन नदी। ठीक है, असम। तो इसलिए दोनों बीच में यहाँ पर काटते हैं, तो काटते हैं। इस जगह को का नाम क्या है? झांसी है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, भारत को 4 महानगरों से जोड़ने वाली योजना का नाम क्या है? ये यूपी टेट 2014, सीजी टेट 2018, पंजाब टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, भारत को 4 महानगरों से जोड़ने वाली योजना का नाम क्या है? चांदी चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम त्रिभुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत को 4 महानगरों से जोड़ने वाली योजना का नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत कौन कौन महानगर आते हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, उड़ीसा। दिल्ली, गुजरात, चेन्नई, मुंबई। मध्य प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये यूपी टेट, बिहार टेट, सीजी टेट और एमपी टेट में पूछा गया है। ठीक है, तो अभी आपको बताया था कि 4 महानगरों में दिल मत चोरी करो, दिल मत चोरी करो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, ये 4 गो है, ये डी में ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग अभी आपको इस तरह से बनाए थे। ठीक है, इस तरह से बनाए थे। अगर यहाँ दिल्ली है, ये मुंबई है, ये चेन्नई है, ये कोलकाता है। दिल्ली से मुंबई 48 घंटा लगता है, इसलिए NH48 होगा। ठीक है, NH48 होगा। मुंबई से चेन्नई जाने में 48 घंटा लगता है, तो NH48 होगा, तो NH48 होगा। मुंबई से चेन्नई को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है? NH48, NH16, NH27, NH28। ये एमपी टेट 2014, सीजी टेट 2016 और यू टेट 2012 का प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा मुंबई से चेन्नई का NH48 हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, NH27, NH548 सभी। ठीक है, यूपी टेट 2015 और बिहार टेट 2016 का प्रश्न है, 17 का प्रश्न है, तो हो जाएगा NH40 548 जो है ये आपका सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया है। अभी आपने यहाँ पर आवागमन एवं संप्रेषण का पार्ट 1 जो कि सड़क मार्ग था उसका थ्योरी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त किए। अब यहाँ पर पार्ट 2 शुरू हो रहा है जो रेल परिवहन से संबंधित होगा, तो उसके थ्योरी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग देखेंगे। रेल परिवहन से हम लोग देखेंगे भारत में रेल से आवागमन एवं परिवहन की व्यवस्था को रेल परिवहन कहते हैं। ठीक है, यानी रेल से अगर एक स्थान से आप दूसरे स्थान तक जाते हैं तो उसमें जो आवागमन करते हैं तो वही जो है आपका रेल परिवहन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था आपको सड़क परिवहन, क्या देखे थे हम लोग पार्ट 1 में? सड़क परिवहन को क्लियर किए हैं, जिसमें आप सड़क परिवहन के बारे में पूरे डिटेल्स दिए गए हैं और वहाँ से भी एक प्रश्न रहते हैं, नहीं तो रेल परिवहन से भी एक प्रश्न आपका एग्जाम में हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, इससे सभी महत्वपूर्ण बिंदु को हमने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है, तो आप सभी इसको देखते चलिएगा। और इसके बाद जो है अभी इसी वीडियो में इसके नीचे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मिलेगा। जितना आप यहाँ पर अभी थ्योरी पढ़िएगा उसी पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता पूछे गए हैं उसका भी चर्चा इसमें किया गया है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, देखते रहिएगा। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर के बीच प्रारंभ हुई थी। ठीक है, प्रश्न आता है कि भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले रेल व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। ठीक है, इसी में आपसे पूछ सकता है कि रेल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये भी पूछ दिया जा सकता है। तो रेल स्थापना दिवस आपका हो जाएगा 16 अप्रैल। ठीक है, क्योंकि इसी के दिन इसका जो है पहली रेलगाड़ी चली थी, इसीलिए इसका डेट जो है 16 अप्रैल है। ये भी पूछा जाता है कि आपको पहले जो यहाँ पर रेल चली वो कहाँ से कहाँ के बीच चली, तो मुंबई से थाने के बीच चली। कहीं कहीं पर आपको ठाणे भी मिलता है, देख लीजिएगा, मुंबई से ठाणे रहेगा, नहीं तो थाने रहेगा। ठीक है, और कितने किलोमीटर पर चली थी? 34 किलोमीटर के बीच प्रारंभ हुई थी। अब जो ये रेल व्यवस्था का शुरुआत या रेल का जनक जिसको आप कहते हैं वो कौन थे? डलहौजी साहब थे।
ठीक है। डलहौजी साहब थे। आप एक कहावत सुना होगा, डलहौजी हड़प ले रेल स्टाम्प, यानी हड़प नीति जो लाए थे डलहौजी ने, रेल स्टाम्प यानी रेल का शुरुआत यहाँ पर डलहौजी और स्टाम्प शुरुआत डलहौजी ने किया था। ठीक है, डलहौजी हड़प ले ले रेल स्टाम्प। ठीक, ये ट्रिक है, ऐसे भी हम लोग याद करते हैं। तो अब देख लीजिए यहाँ पर मुंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर चली और इसका जिसके समय थे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था, इसलिए रेल के जनक डलहौजी को भी कहा जाता है, डलहौजी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लॉर्ड रीडिंग के काल में भारत में सबसे पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग मुंबई एवं पुणे के मध्य चली थी। प्रथम बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी डेक्कन क्वीन थी। ठीक है, अब देखिए रेलवे का तो शुभारंभ डलहौजी ने कर दिया। अब लॉर्ड रीडिंग के काल में क्या हुआ, तो भारत में सबसे पहला विद्युतीकरण इलेक्ट्रिक से चलना पहली बार ये। ठीक है, और कहाँ पर, मुंबई से पुणे के बीच में इसका लॉन्चिंग किया गया। यानी प्रथम बिजली से चलने वाली गाड़ी डेक्कन क्वीन थी। याद रखिएगा कि प्रथम विद्युत से चलने वाली गाड़ी, प्रथम बिजली से चलने वाली गाड़ी डेक्कन क्वीन आता है। अगला टॉपिक हो जाएगा, भारतीय रेल में लगभग 14 लाख श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है, जो देश के किसी भी उपक्रम में सबसे अधिक है। तो ये प्रश्न इस तरह से होता है कि देश में, भारत देश में सबसे अधिक रोजगार किस सेक्टर में मिलते हैं, तो वो आपको किस क्षेत्र में मिलता है, तो रेल में। किस में मिलता है, रेल में मिलता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, भारत में सबसे अधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलती है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस है। कहाँ से कहाँ चलती है, तो असम के डिब्रूगढ़ से ये शुरू होती है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये पहुँचती है। ठीक है, तो सबसे अधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है, विवेक एक्सप्रेस है। ये असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक की सफ़र करती है। अभी वर्तमान में भारतीय रेल को 18 जोन में विभाजित किया गया है। इसको देख लीजिएगा, ये तो हम लोग रेल को देख लेंगे कि कौन किस जोन का कहाँ पर है, लेकिन ये पूछता है कि भारतीय रेल में वर्तमान में कितने जोन में विभाजित है, तो आपको 18 जोन में विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए एक एक करके थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आपका पहला है उत्तर रेलवे। ठीक है, क्या है आपका उत्तर रेलवे, एनआर, नॉर्थ रेलवे, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। मध्य रेलवे, सेंट्रल रेलवे, सीआर, इसका मुख्यालय है मुंबई शिवाजी टर्मिनल। ठीक है, पूर्व रेलवे, ईस्ट रेलवे, ईआर, कोलकाता। पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर। पूर्वी सीमांत रेलवे, मालेगांव। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। देखिए यहाँ पर ACER लिखा हुआ है, इसका एस का मतलब है साउथ, ए का मतलब है ईस्ट और आर का मतलब रेलवे। अगर सी है तो सी है तो सेंट्रल है, ई है तो ईस्ट है, इसी को याद रखिएगा, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, और सेंट्रल और आर का मतलब रेलवे है, यही इंडिकेट किया गया है। ठीक है, इसलिए इसको देख लीजिएगा। पश्चिम रेलवे, फिर है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता। पश्चिम रेलवे मुंबई। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर और उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली कर्नाटक। और पश्चिम मध्य रेलवे आपका जो है यहाँ पे जबलपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता में है और दक्षिण टेटवे रेलवे विशाखापट्टनम। सीरियल नंबर 18 जोन और उसका मुख्यालय आपको बता दिया गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं रेल में मेट्रो रेल भी आता है, ये भी आपको जानना जरूरी है मेट्रो रेल से संबंधित। भारत में पहली बार मेट्रो रेल का शुभारंभ 1972 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा कोलकाता मेट्रो रेलवे का माप किया गया। ठीक है, पहली बार जो मेट्रो रेल के लिए मापीकरण किया गया था वो 1972 में मापीकरण किया गया था। ठीक है, और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक, और कोलकाता मेट्रो माप किया गया। कोलकाता मेट्रो रेलवे का शुभारंभ 24 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, देखिए 1972 में मापीकरण किया गया कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ ले जाना है, लेकिन उसके 12 साल बाद यानी 1984 में 24 अक्टूबर 1984 को हुआ। ठीक है, पहला जो मेट्रो रेलवे का उद्घाटन हुआ कोलकाता में हुआ, वो कब हुआ, तो 24 अक्टूबर 1984 को हुआ। कहाँ हुआ, तो दमदम से लेकर टालीगंज तक पहला बार जो शुरुआत किया गया वो कहाँ से कहाँ तक चली थी मेट्रो रेलवे कोलकाता में, दमदम से टालीगंज तक।
और विस्तृत रूप से इस भूमिगत रेल मार्ग की लंबाई 25 किलोमीटर है। ठीक है, तो पहला मेट्रो रेलवे कहाँ चला? कोलकाता में। कब उसका शुभारंभ हुआ? 24 अक्टूबर 1984 को। कहाँ से कहाँ तक चली? तो दमदम से टालीगंज तक चली और इससे भूमिगत रेल की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर है। क्लियर? चलिए अब देखिए, अब पहली तो कोलकाता हो गई। ठीक है, दूसरी मेट्रो रेल सेवा की स्वीकृति 1996 ईस्वी में दिल्ली में दी गई थी तथा इसका व्यावसायिक परिचालन सर्वप्रथम 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शाहदरा के बीच शुरू हुआ। ठीक है, कभी कभी देखिए पूछता है कि दूसरी मेट्रो रेलवे कहाँ है, तो आपको दिल्ली में है। दिल्ली में इसको कब स्वीकृति दी गई? 25 दिसंबर 2002 को दी गई। कहाँ से? तो 30 हजारी से शाहदरा के बीच शुरू हुआ। क्लियर? रेलवे लाइन के प्रकार चौड़ाई के आधार पर, रेलवे लाइन के प्रकार चौड़ाई के आधार पर आपको बताना। ठीक है, चौड़ाई के आधार पर रेलवे लाइन को 3 श्रेणी में बांटा गया है। चौड़ाई के आधार पर रेलवे लाइन को 3 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, एक है ब्रॉड गेज, दूसरा है मीटर गेज और तीसरा है नैरो गेज। याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आता है। ठीक है, रेलवे लाइन की चौड़ाई यानी ये दो पटरी हुई, इसकी चौड़ाई के आधार पर ये जो है रेलवे लाइन को 3 भागों में बांटा गया है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ठीक है, ब्रॉड गेज में क्या होता है? जिसको हम लोग बड़ी लाइन कहते हैं, ब्रॉड गेज जो सबसे बड़ी लाइन होती है। ब्रॉड गेज में रेलवे लाइन के 2 पटरियों के बीच की दूरी 1.616 मीटर होती है। ये बहुत बार आया है कि ब्रॉड गेज में रेलवे लाइन के 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 1.616 मीटर होती है। ठीक है, ब्रॉड गेज लाइन की कुल लंबाई 2016 ईस्वी में 60,510 किलोमीटर है। ठीक है, 60,510 किलोमीटर है 2016 के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला है मीटर गेज। अगला क्या है? मीटर गेज। मीटर गेज में रेलवे लाइन के 2 पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। इसकी कुल लंबाई 2016 में 3880 किलोमीटर थी। ठीक है, 3880 किलोमीटर थी। नैरो गेज ये सबसे छोटा गेज होता है। इसमें 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी 762 मीटर या 610 मीटर होती है। इसकी कुल लंबाई 2016 में 762 मीटर अथवा 610 मीटर थी। यानी इसकी 2016 में कुल लंबाई, ये यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक किया गया है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे नोट्स में। इसकी कुल लंबाई 2016 में 2297 किलोमीटर थी। ये डबल हो गया। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अगर देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल सोन नदी का पुल है, वो बिहार में। ठीक है, पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल कहाँ पर है? तो ये सोन नदी पर जो पुल बना है वो है, और वो कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है, सोन नदी बिहार में। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वो कौन है? चिनाब पुल है, जो कि जे.एंड.के यानी जम्मू कश्मीर में है और 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा पुल कौन है? चिनाब पुल है। ठीक है, कौन है? चिनाब पुल है, और ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग अब तक पीरपंजाल सुरंग है। सबसे लंबी सुरंग कौन है? पीरपंजाल सुरंग है, जिसका लंबाई 11.2 किलोमीटर। किंतु जल्द ही देखिए, अभी लेटेस्ट अपडेट में जे.एंड.के जम्मू कश्मीर में ही स्थित T49 सुरंग बन रहा है। वो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग बन जाएगी, जिसकी लंबाई होगी 12.7 किलोमीटर। ठीक है, अभी पीरपंजाल है, जब ये बन जाएगी तो हो जाएगा आपका T49। अगला टॉपिक है रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा गुजरात में। रेलवे स्टाफ का जो कॉलेज होता है वो कहाँ, जो पढ़ाई चलती है वो बड़ौदा गुजरात में है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न की ओर रुख हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न जो आपका स्टार्ट है वो 13 नंबर से है, क्यों? इसके पहले 1 से 12 कहाँ गया? तो 1 से 12 प्रश्न जो है आपको पार्ट 1 में है, और वो टोटल प्रश्न किससे जुड़ा हुआ था? सड़क परिवहन से, और सड़क परिवहन के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें करवा दिए गए हैं पार्ट 1 में। अभी हम लोग चल रहे हैं पार्ट 2 में, तो उसमें 1 से लेकर 12 तक प्रश्न है पार्ट 1 में, तो 13 यहाँ से इसलिए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? 1851 ईस्वी, 1852 ईस्वी, 1853 ईस्वी, कोई नहीं। यूपी टेट 2013, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का प्रश्न है। तो भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? आप अभी इसके पहले थ्योरी क्लासेस देख लिए हैं, 1853 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा।
भारत में 14 नंबर प्रश्न, भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से बेंगलोर, चेन्नई से कोलकाता, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से थाने या ठाणे, ठीक है, के मध्य कहाँ पर चली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से थाने के मध्य। ये उत्तराखंड टेट यूटेट उत्तराखंड टेट 2013 का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, किस गवर्नर जनरल के काल में रेलगाड़ी चली? बताना है कि कौन से गवर्नर जनरल ने रेलगाड़ी चलानी, या किसका काल उस समय चला था जिसमें रेलगाड़ी का शुरुआत हुआ, किसने रेलगाड़ी को चलवाया? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, कोई नहीं, ठीक है। तो किस गवर्नर जनरल काल में रेलगाड़ी चली? तो वो रेलगाड़ी चली थी आपका लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, डलहौजी, ठीक है। एक ट्रिक होता है डलहौजी हड़प ले ले रेल स्टाम्प, ठीक है, रेल हड़प नीति स्टाम्प सब इसी का है। ये कहाँ आया था? तो यूपी टेट 2014 में, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। सबसे अधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है, सबसे अधिक अगर रोजगार कोई क्षेत्र में मिलता है तो कौन सा क्षेत्र है? ये प्रश्न है एचटेट हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 का। रेल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन या जल परिवहन, ठीक है। तो सबसे अधिक रोजगार सृजन करने वाला जो क्षेत्र है वो आपका यहाँ पर है रेल परिवहन। रेल में सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिलता है या सबसे अधिक कर्मचारी रेल में ही है, ठीक है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? ये रीट मतलब राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में पूछा गया है। विवेक एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस या हिमसागर एक्सप्रेस, ठीक है। तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है वो आपका विवेक एक्सप्रेस है। असम में डिब्रूगढ़ से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है, इसके पहले हम लोगों ने नोट्स में देखा है, ठीक है। भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है? 17, 18, 16, कोई नहीं। सीजी टेट 2018 में पूछ दिया गया था, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में प्रश्न आए हुए थे। तो भारतीय रेल को वर्तमान में 18 जोन में विभाजित किया गया है, ठीक है। अगला है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? 19 नंबर, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, गोरखपुर, मुंबई शिवाजी टर्मिनल या सीजा है शिवाजी टर्मिनल, कोई नहीं। ये एमपी टेट 2012 का प्रश्न है, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में पूछा गया था। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई, म से मध्य और म से मुंबई, शिवाजी टर्मिनल पड़ता है, ठीक है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या कोई नहीं, ठीक है। तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय को कोलकाता में पड़ता है, आपको इसके पहले दिया हुआ है। ये यूपी टेट 2016 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कहाँ किया गया? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, कोई नहीं। ये उत्तराखंड टेट 2015 का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो भारत में पहली मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कहाँ हुआ? कोलकाता में किया गया, ठीक है। कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया, ठीक है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल कहाँ से कहाँ तक चली? दमदम से हावड़ा, मुंबई से थाने, मुंबई से दिल्ली या दमदम से टालीगंज। तो भारत में पहली बार जो मेट्रो रेल चली कोलकाता में चली, और कोलकाता में जो चली तो कहाँ से कहाँ तक? तो दमदम से टालीगंज स्टेशन के बीच चली थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। दूसरी मेट्रो रेलवे कहाँ चली? पहली बार तो कोलकाता थी, दूसरी बार मेट्रो रेलवे कहाँ चली? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो दूसरी बार जो मेट्रो रेलवे बना वो आपका दिल्ली मेट्रो रेलवे में हुआ। और ये प्रश्न आपको पंजाब टेट 2014 का पूछा गया है, पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में पूछा गया है। रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर रेलवे लाइन को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या 4? तो रेलवे लाइन को 3 भागों में बांटा गया है। एक है ब्रॉड गेज, दूसरा है मीटर गेज और तीसरा है नैरो गेज, ठीक है। तो 3 में बांटा गया है। राइट आंसर इसका सी होगा। ब्रॉड गेज में रेलवे लाइन के 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? रेलवे लाइन है, इस पटरियों के 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो देखिए इसका 1.6 मीटर, 1 मीटर, 762 मीटर या कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रॉड गेज में रेलवे लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 1.616 मीटर
होता है। राइट आंसर यही हो गया। ठीक है, ये कहाँ प्रश्न आया था? तो ये एमपी टेट 2016 का प्रश्न है, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ठीक है, मीटर गेज में रेलवे लाइन, मीटर गेज में रेलवे लाइन के दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? मीटर गेज में रेलवे लाइन के दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 0.762 मीटर, 0.320 मीटर, 1 मीटर या कोई नहीं। ठीक है, तो मीटर गेज में रेलवे लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। ठीक है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। नैरो गेज सबसे छोटा होता है और ये सीजी टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है। भारत का सबसे लंबा रेल पुल है, भारत में जो सबसे लंबा रेल पुल है नदी पर जो बना है, वो किस नदी पर सबसे लंबा रेल पुल बना है भारत का? सोन नदी पर है, गंगा नदी पर है, नर्मदा नदी में है, कोई नहीं है। ये प्रश्न आपका रीट 2018 का है, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो आप यहाँ जो जाते हैं तो सोन नदी पर एक पुल बना है, वो भारत का सबसे लंबा रेल पुल है, सबसे लंबा रेल पुल है, बिहार में पड़ता है। ठीक है, सोन नदी बिहार में जो पुल है, सोन नगर स्टेशन के पहले वो आपको है। ठीक है, अगला है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है लद्दाख पुल, चिनाव पुल, तिब्बत पुल, कोई नहीं है। ये हरियाणा टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। तो चिनाव पुल जो है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जो जम्मू कश्मीर में आपका है। ठीक है, कोलकाता मेट्रो रेलवे का शुरुआत कब हुआ? 24 दिसंबर 1925, 24 अक्टूबर 1984, 24 जुलाई 1980, 16 अप्रैल 1853। ठीक है, तो कोलकाता मेट्रो रेलवे का जो शुभारंभ है वो किया गया आपको 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को, और ये यूपी टेट 2020 का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, भारतीय रेलवे का जनक किसको कहा जाता है? 30 नंबर है, भारतीय रेलवे का जनक किसको कहा जाता है? डलहौजी को, विलियम बेंटिक को, चार्ल्स मेटकाफ को, कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय रेल का जनक जो है वो डलहौजी को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही शुभारंभ किया था रेल का। एमपी टेट मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, और ये प्रश्न आ गए हैं उत्तराखंड टेट 2014, 15 अप्रैल को, 16 अप्रैल को, 17 अप्रैल को, 18 अप्रैल को। ठीक है, रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है आपको बताना है ना। तो रेल दिवस जो है आपको 16 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 16 अप्रैल को पहली बार ट्रेन जो थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को शुरू बार रेल का उद्घाटन किया गया था, और कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने के मध्य चली थी, इसलिए 16 अप्रैल जो है इसका डेट माना जाता है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? एमपी टेट 2018, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता 2018, 1949 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1952 ईस्वी। ठीक है, तो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण का काम हो गया वो आपका 1950 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1950 ईस्वी में किया गया था। भारत में रेलवे लाइन की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो भारत में रेलवे लाइन की सबसे अधिक लंबाई जो है वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है, और ये सीजी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। भारतीय रेलवे में आय का सबसे बड़ा माध्यम क्या है? अगर भारतीय रेल चल रही है तो उसका आय का सबसे बड़ा माध्यम क्या है? पैसेंजर यात्री, माल ढुलाई, नौका चालन, कोई नहीं। ठीक है, तो मालगाड़ी जिसको हम लोग कहते हैं माल ढुलाई, इससे सबसे ज़्यादा आय का स्रोत माना जाता है। भारतीय रेल में सबसे ज़्यादा आय का स्रोत माल ढुलाई से होता है। जैसे मालगाड़ी देखिएगा तो कोयला ले जाती है, मालगाड़ी देखिएगा तो यहाँ पे लोहा ले जाती है, मालगाड़ी देखिएगा तो लकड़ी ले जाती है, मालगाड़ी देखिएगा तो सीमेंट ले जाती है, मालगाड़ी देखिएगा तो आपका गेहूँ ले जाती है। तो ये सारा चीज़, ठीक है, तो माल ढुलाई से होता है। इसका राइट आंसर माल ढुलाई होगा। भारत में सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? भारत में सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? मतलब जहाँ पर रेलवे का काम होता है, यार्ड बनता है, वो सबसे बड़ा कहाँ है? धनबाद, बरकाकाना, चौपन, मुगलसराय। ठीक है, तो सबसे लंबा यार्ड जो है आपको मुगलसराय में पड़ता है। अभी आपने यहाँ पर आवागमन एवं संप्रेषण का पार्ट 1 को समाप्त किया, जो कि सड़क परिवहन से जुड़ा हुआ था।
पार्ट 2 को भी आप समाप्त कर लिए जो कि रेल मार्ग से जुड़ा हुआ था। और अब आप देखेंगे यहाँ पर इसका पार्ट 3 जो कि जल परिवहन से जुड़ा हुआ है। तो आप अभी जल परिवहन का सारी थ्योरी क्लास और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे जल परिवहन। हम लोग देखेंगे सबसे पहले NW लिखा हुआ रहेगा। जैसे अभी इसके पहले आप लोगों ने देखा था तो HW मिल रहा था, ठीक है। जैसे 44 HW मतलब हाईवे, ठीक है। क्या था आपका? HW था। अब देखिए यहाँ पर जैसे दो को जोड़ने पर हम लोग NH कर रहे थे, ठीक है। क्या कर रहे थे? NH कर रहे थे, नेशनल हाईवे कर रहे थे। तो दो या दो से अधिक महानगरों को जोड़ने को हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, जिससे व्यापार हो रहा था तो उसको हाईवे कर रहे थे, ठीक है। व्यापार कर रहे थे हम लोग, तो ये सड़क मार्ग से था। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जल के रास्ते जो व्यापार होता है तो उसको हम लोग जल कहते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं NW, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें चर्चा करेंगे NW नेशनल वे, जिसमें जल के रास्ते ही एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य में हम जैसे जाते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर नेशनल वाटरवे के नाम से जानेंगे, ठीक है। देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग। पानी यानी नदी अथवा नहर, ठीक है। नदी अथवा बड़े बड़े नहर के रास्ते जो आवागमन होता है उसी रास्ते को ही जलमार्ग कहा जाता है, ठीक है। पानी में हो गया, नदी हो या नहर हो, उसके रास्ते जो हम लोग आवागमन करते हैं उसी रास्ते को ही जलमार्ग कहा जाता है। अगर चूंकि यह रास्ते भारत के अंदर बने हैं इसलिए इन्हें आंतरिक जलमार्ग कहा जाता है। रास्ते जो है भारत के अंदर बने हैं इसलिए इनको आंतरिक जलमार्ग कहा जाता है। और इसी आंतरिक जलमार्ग को हम लोग राष्ट्रीय जलमार्ग, जिसको NW कहा जाता है, वो होता है, ठीक है। तो NW क्या है? नेशनल वाटरवे, आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा 1985 ईस्वी में IWAI एक्ट पास किया गया, ठीक है। एक्ट पास किया गया जो कि जलमार्ग प्राधिकरण से जुड़ा हुआ एक्ट था, ठीक है। 1986 ईस्वी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, जिसको IWAI के नाम से हम लोग जानते हैं, उसका फुल फॉर्म हो गया, की स्थापना हुई। ये भी पूछा जाता है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1986 ईस्वी में हुई, जिसका पहला हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश था। ये भी पूछा जाता है कि पहला जो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण था उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो कोई देखिएगा कलकत्ता, तो कोई देखिएगा नोएडा, इसको चक्कर में रहते हैं। तो सबसे पहला हेडक्वार्टर नोएडा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ था, और उसके बाद आगे चल करके जब मुख्यालय गठन हुआ तो इसका मुख्यालय जो है आपको कोलकाता बना दिया गया है, ठीक है। कोलकाता बनाया गया था, पहला नोएडा दूसरा कोलकाता। इसी में पूछता है कि राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, जहाँ पर खेल संस्थान है, वो कहाँ है जल में? तो वो गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में है। और राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, जहाँ पे सभी नावें रुकती हैं, वो कहाँ है? तो वो आपका पटना में है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग। भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग को देखेंगे जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, और इसी जलमार्ग को हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से भी इस जलमार्ग की समाप्ति के बाद, ये चारों को जलमार्ग को पढ़ने के बाद नीचे एक ट्रिक के माध्यम से भी आपको हमने इससे सारा चीज़ का मेंशन किया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद इसके नीचे जो है आपका सारा MCQ भी बना हुआ है कि किस तरह का प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो सब कुछ देखना नहीं भूलिएगा, सब कुछ जुड़े हुए रहिएगा। और ये हैंड रिटेन नोट्स तो आपको हम बता देते हैं कि एग्ज़ाम में जाने से पहले यहाँ से लेकर के एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये JCRT जैक के किताब से बना हुआ है। और यह किताब जो है आपको देखें यहाँ पर दे दिया था, आवागमन एवं संप्रेषण, जो कि सभी जगह पर चैप्टर उपलब्ध है। तो ये आपको यहाँ पर JCRT किताब में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, सबसे पहला है NW1, जिसको हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। जैसे अभी आप लोगों ने देखा था NH1 नेशनल हाईवे 1, NH44 नेशनल हाईवे 44, NH27 देखा था ना, NH तो नेशनल हाईवे था। उसी तरह से यहाँ पर NW नेशनल वाटर वे है, ठीक है, नेशनल वाटर वे है, क्लियर। अब देखिएगा तो NW1 राष्ट्रीय जलमार्ग 1, इसका विस्तार प्रयागराज इलाहाबाद से हल्दिया तक है, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ से है? जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है इसका विस्तार देखिए प्रयागराज, या कभी कभी ऑप्शन में प्रयागराज नहीं दे करके इलाहाबाद से हल्दिया कह सकता है, ठीक है। तो NW1 यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1,
इसका विस्तार प्रयागराज या इलाहाबाद से हल्दिया तक या प्रयागराज से हल्दिया तक है। ठीक है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुआ था। जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है उसकी स्थापना कब हुआ? 1986 ईस्वी में, और सबसे पहला बार इसी का एक्ट पास होने के बाद हुआ था। ठीक है। यह सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। याद रखना है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है, ये भी टेट में पूछा गया प्रश्न है। गंगा नदी पर बनाया गया है। और इसको कहाँ पर बनाया गया है? जो NW1 है उसको किस नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी पर बनाया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1620 किलोमीटर है। सब चीज़ मेंशन कर दिए हैं। यहाँ से एक प्रश्न निकल के हो सके कि आपके एग्जाम में भी आ जाए, इसलिए आप इसको देख लेंगे। ठीक है। चलिए अब चर्चा करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 NW2 या राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की चर्चा करेंगे। इसका विस्तार सदिया से धूरी पट्टी तक है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ है? सादिया से धूरी पट्टी तक है। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। इसको किस नदी पर बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई? 1988 ईस्वी में हुई है। और इसकी लंबाई कितनी? 891। ठीक है, 891 किलोमीटर है। तो आप देख लिए कि जो है NW2 उसका विस्तार सादिया से धूरी पट्टी तक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, 1988 में स्थापना हुई है, 891 किलोमीटर है। चलिए अब देख लेंगे नेशनल वाटरवे 3 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। इसका विस्तार कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। यह कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? तो कोल्लम से कोट्टापुरम तक जोड़ता है। इसको नहर में बनाया गया है, नहर पर बनाया गया है। ठीक है। इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में हुई है और इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। यह बहुत छोटा है। ठीक है, जलमार्ग बहुत छोटा है। चलिए NW4 को देखते हैं। NW4 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। इसका विस्तार काकीनाडा से मरकानम तक है। इसको गोदावरी और कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इसको गोदावरी और कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इसकी स्थापना 2008 ईस्वी में हुई थी और इसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 मुख्य राष्ट्रीय जलमार्ग को देखे जो आता है। और भी अन्य राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसको हमने यहाँ पे नहीं बनाया है। 4 मुख्य जलमार्ग है जहाँ से आते हैं, उसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आप सभी इसको देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए एक ट्रिक देखिए है याद करने का। राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम याद रखने का ट्रिक हमने आपके लिए बनाया है। क्या बनाया है? पहले साधु को कोट काम है। पहले साधु को यहाँ पर कर सकते हैं कोर्ट में काम है, लिख सकते हैं। साधु को पहले कहाँ काम है? कोर्ट में काम है, तब तुम्हारे पास आएगा। ठीक है। तो देखिए ये पहले में प से है प्रयागराज या इलाहाबाद कहिए, और हले से हो गया हल्दिया। ठीक है। तो प्रयागराज से हल्दिया तक विस्तार किसका है? NW1 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का है। ठीक है, पहले से हो गया। साधु में देखिएगा, साधु में सा से है सादिया और धू से है धूरी पट्टी, यानी सादिया से लेके धूरी पट्टी तक किसका विस्तार है? NW2 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का है। ठीक है। अब देखिएगा को से है देखिए कोल्लम और कोट से है कोट्टापुरम। ठीक है, ये किसका है? तो NW3 का है। कोल्लम से कोट्टापुरम NW3 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है। ठीक है। काम है NW4 काम, का से काकीनाडा और म से आपका है मरकानम। ठीक है, तो काकीनाडा से मरकानम है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। भारत के प्रमुख बंदरगाह हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब बंदरगाह को भी देख लेंगे। जलमार्ग के अंतर्गत आपको यहाँ पर बंदरगाह पढ़ना है। कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह देखेंगे हम लोग। ठीक है। सबसे पहला बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह। ये कहाँ पर है? तो गुजरात राज्य में है। और यह किस प्रकार का बंदरगाह है? जवारीय बंदरगाह है। और क्या है? मुक्त व्यापार बंदरगाह है, ये निःशुल्क है। ठीक है। तो कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। तो होता क्या है? गुजरात में कांड होता है, इसलिए कांड से कांडला और गुजरात से गुजरात, यानी कांडला बंदरगाह गुजरात में है। जवारी बंदरगाह है, मुक्त व्यापार बंदरगाह है। ठीक है। सभी का स्पेशल नोट्स आपको बना दिया गया है। जितनी ज़रूरी है उतनी चीज़ें आपको इसमें सारा चीज़ दर्शा दिए हैं। सब कुछ लास्ट तक देख लीजिएगा। मुंबई बंदरगाह यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है, और यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तीनों। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा हुआ है कौन है? तो मुंबई है। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन है? तो मुंबई बंदरगाह है। और यह कहाँ है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्लियर। चलिए अब देखिएगा नाहवा सेवा बंदरगाह, यह भी महाराष्ट्र राज्य में है। इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। याद रखिएगा, यही प्रश्न आता है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किसको कहा जाता है?
तो नाहवा सेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। कोची बंदरगाह कहाँ है? केरल में है। और ये कोची बंदरगाह सबसे बड़ा शिपयार्ड है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नाव आते हैं। ठीक है, चलिए छठा नंबर चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन बंदरगाह ये भी तमिलनाडु में है। यानी चेन्नई है, एन्नोर है, तूतीकोरिन है, ये सभी तमिलनाडु में। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा आया है तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर एक नोट्स है, चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह क्या है? सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है। अगला है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम क्या है? आंध्र प्रदेश में है और सबसे गहरा बंदरगाह है। तो प्रश्न पूछा है कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, तो आपको याद रखना विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पारादीप बंदरगाह, ये उड़ीसा में है। कोलकाता बंदरगाह यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और हुगली नदी के तट पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी देखेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NW1, NW2, NW3, NW4। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो आपका कौन सा है? NW1 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे राजमार्ग हो गया है, इसको आप लोग जलमार्ग कर लीजिएगा। ठीक है, जलमार्ग रहेगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का विस्तार है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का विस्तार है प्रयागराज से हल्दिया, सादिया से धुरी, कोल्लम से कुट्टापुरम, कोई नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो आपको प्रयागराज से हल्दिया तक जाती है। CG टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ बनाया गया है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ बनाया गया? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी या कहीं नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है आपको कहाँ बनाया गया है? गंगा नदी पर। और 2 कहाँ बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, तो राइट आंसर इसका B हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कहाँ बनाया गया? गंगा नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, गोदावरी और कृष्णा नदी पर या कोई नहीं। ठीक है, उत्तराखंड टेट 2019 में पूछा गया था। तो गंगा नदी पर तो NW1 यानी राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग, यहाँ पर जलमार्ग होना चाहिए था, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 बनाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग क्या बनाया गया है? 4 बनाया गया है। ये कहाँ पर? तो गोदावरी और कृष्णा नदी पर, गोदावरी और कृष्णा नदी पर। अगला कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये यूपी टेट 2019 का प्रश्न है। तो गुजरात में कांड होता है, इसलिए कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात राज्य से जुड़ा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है आपको बताना है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है आपका? यहाँ पर मुंबई है। कौन है आपका? मुंबई, महाराष्ट्र है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न है, नाहवा सेवा बंदरगाह को क्या कहा जाता है? नाहवा सेवा बंदरगाह को क्या कहा जाता है? ये यूपी टेट 2017 का प्रश्न है। नाहवा सेवा बंदरगाह को क्या कहा जाता है? कांडला, जवाहरलाल नेहरू, जवारिये या कोई नहीं। ठीक है, तो नाहवा सेवा बंदरगाह को हम लोग जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं। राइट आंसर B होगा। सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह कौन है? सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह कौन है आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह कौन है? मुंबई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह या सभी। ठीक है, तो सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह जो है आपका चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है, कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है, अगला है सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? मुंबई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह या कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे गहरा बंदरगाह आपका कौन है यहाँ पे? तो ये आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, कौन है? विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये सबसे गहरा बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई, चेन्नई, उड़ीसा या कोलकाता। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह आपको जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। यूटेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? कोलकाता बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी,
ब्रह्मपुत्र नदी, हुगली नदी या कोई नहीं। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह जो है आपका हुगली नदी के तट पर स्थित है। यह बंगाल टेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला है तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? चेन्नई, तमिलनाडु, केरल, कोई नहीं। ये आपका राजस्थान टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने इसमें देखा कि यहाँ पर आवागमन एवं संप्रेषण का पार्ट 1 जो कि सड़क परिवहन, पार्ट 2 जो कि रेल परिवहन और पार्ट 3 जो कि जल परिवहन से जुड़ा हुआ था। अब इसके पार्ट 4 को देख लीजिए, वायु परिवहन, जो कि यहाँ पर आवागमन एवं संप्रेषण का लास्ट होगा। तो चलिए देखते हैं वायु परिवहन। जो वायु परिवहन है उसकी शुरुआत वर्ष 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच की गई थी। पहला चीज़ है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुई थी। उसी तरह से आपने देखा था रेल परिवहन, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यहाँ पे चलाया गया था और यहाँ पर मुंबई से थाने के बीच चली थी। ठीक है, और ये वायु परिवहन जो किसके बीच? इलाहाबाद से नैनी के बीच की गई थी। अगला है पहली वायु विमान यात्री सेवा। पहली वायु विमान यात्री सेवा जिसमें यात्री लोग थे वो 1920 में मुंबई से कराची के बीच शुरू किया गया था। देखिए, पहले जो थे आपको यहाँ पर वायु परिवहन जो है लोकल स्तर पर, अपने राज्य स्तर पर जो भी चल रहे थे, लेकिन उसके बाद इसका जो है 1953 में आपको वायु विमान का भी, वायु परिवहन का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी जो यहाँ पर वायु परिवहन है उसका यहाँ पर क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, राष्ट्रीयकरण मतलब कि देश या राज्य स्तर पर चलाया जाने लगा अब वायु परिवहन को भी, वायु सवार को भी। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीयकरण के बाद 2 नए निगम बन गए। जब यहाँ पर 1953 ईस्वी में वायु विमान का क्या हो गया? राष्ट्रीयकरण हो गया। तो राष्ट्रीयकरण के बाद 2 नए निगम बन गए। ठीक है, राष्ट्रीयकरण के बाद 2 नए निगम बने। एक का नाम हो गया भारतीय विमान निगम और दूसरे का हो गया एयर इंडिया निगम। दोनों का कार्य जो था वो आपका अलग अलग था। ठीक है, भारतीय विमान निगम जो पहला बोर्ड बना उसका कार्य था भारत के अंदर ही विमान की सेवा प्रदान करना। भारत के अंदर अगर आन जान करना है तो उसके लिए भारतीय विमान निगम था। और एयर इंडिया निगम का जो काम था वो था कि एयर इंडिया निगम का कार्य विदेशों में सेवा प्रदान करना। अगर एक देश से दूसरे देश जाना चाहते हैं तो वो एयर इंडिया से जाते हैं, और जिनको अपने राज्य के अंदर है वो भारतीय विमान निगम कार्य कर रही थी। ठीक है, तो राष्ट्रीयकरण के बाद ये 2 नए बोर्ड हुए और दोनों का काम अलग अलग हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपका जो है देखिए यहाँ पे भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया निगम दोनों को एक ही में विलय कर दिया गया। भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया निगम का विलय एक ही में कर दिया गया, और वो थी कंपनी नेसिल। ठीक है, नेसिल में किया गया, जिसमें नेसिल का फुल फॉर्म है नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसी नेसिल का ब्रांड नाम जो है आपको दे दिया गया एयर इंडिया। इसी नेसिल का ब्रांड नाम क्या दे दिया गया? एयर इंडिया। इसको इतना बड़ा नाम को छोड़ के एयर इंडिया एक बना दिया गया। यानी एयर इंडिया में दोनों कंपनियां आ गई, भारतीय विमान निगम भी एयर इंडिया में शामिल हो गई और एयर इंडिया निगम भी एयर इंडिया में शामिल हो गए। ठीक है, अब देखिए इस एयर इंडिया जो थे, ब्रांड नेम जो एयर इंडिया पड़ा, उसका मुख्यालय मुंबई है। उसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई बनाया गया। और उसका जो लोगो या प्रतीक चिन्ह जो था वो महाराजा बनाया गया था। क्या बनाया गया था? महाराजा बनाया गया था। ठीक है, महाराजा बनाया गया था। और इसका विलय कब हुआ था? तो इसका विलय 24 अगस्त 2007 ईस्वी को एयर इंडिया में, उन दोनों को एयर इंडिया लिमिटेड और निगम वायु विमान निगम दोनों का 24 अगस्त 2007 ईस्वी को विलय कर दिया गया। और वो किस में कर दिया गया? आपका एयर इंडिया में किया गया था। ठीक है, देखिए उसके बाद है कि पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा चालू किया गया था। उसके बाद पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा, इसका शुरुआत जो है 1985 ईस्वी में हुई थी। इस हेलीकॉप्टर सेवा का क्या मतलब था? तो इसका कार्य था, इस पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा का कार्य था पर्वतीय व दलदल स्थानों में सेवा देना। जहाँ पर्वतीय स्थान है या दलदल स्थान है या पानी का स्थान है, वहाँ पर सेवा देने के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर की शुरुआत की गई थी। और ये कब की गई थी? 1985 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अब देखिए जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने एक योजना का शुभारंभ किया यही वायु परिवहन के लिए, जिसका नाम था देखिए उड़ान योजना। ठीक है, क्या नाम था? उड़ान योजना, जो कि 27 अप्रैल 2017 ईस्वी से चला। ठीक है,
इस उड़ान, देखिए स्पेलिंग है UDAN, उस उड़ान का मुख्य जो शाब्दिक अर्थ था उसको हिंदी में कहेंगे उड़े देश का आम नागरिक, या अंग्रेजी में देखिए वही है उड़े देश का आम नागरिक। तो बहुत बार ये उड़ान का फुल फॉर्म भी आता है, तो आप याद रखिएगा उड़े देश का आम नागरिक है, ठीक है। और ये उड़ान योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से लाया गया था और 27 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, उड़ान योजना लाने का उद्देश्य क्या था? देखिए इसका मुख्य उद्देश्य था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह योजना लाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को रास्ता सस्ता बनाना, ठीक है। आम लोग जो साधारण जनता है उनके लिए भी हवाई यात्रा यहाँ पर जो है कि सुगम और सुलभ बने, सस्ता बने, इसके लिए इस उड़ान योजना को लाया गया था, जिसके कारण आम जनता भी हवाई यात्रा में सफ़र कर सके, ठीक है। तो सस्ता बने इसके लिए उड़ान योजना लागू किया गया था। देखिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग रहते हैं, सभी राज्यों का पूछा गया है, हो सके कि आपका भी आ जाए। तो हम इसमें वैसे प्रश्न को लिए हैं जो अब तक बार बार आए हैं, और भी हैं, आप उसको लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एक तरफ लिखा हुआ स्थान और एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक सब्जी मसाला आता है, आपको याद होगा, एक तरफ देखिए हमने स्थान लिख दिया ना, स्थान, और एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय है। तो पहले सब्जी मसाला का एक नाम आप सुनोगे, MDH सुने हैं ना, MDH सुने हैं, तो वही MDH पर ये ट्रिक बना हुआ है। तो एक तरफ स्थान जिधर उधर लिखिएगा, एक में M फिर D फिर H, MDH को है, इतना लिख लीजिएगा, MDH को है, कै को हो जाएगा, 1 2 3 4 5, MDH को है। अब देखिए MDH को हमने यहाँ पर लिख लिया स्थान की जगह पर, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम इस तरह से फिर लिखना शुरू कीजिएगा, उसी के सामने सामने घर में, छात्र इन का नेता राजीव है, छात्र इन का नेता क्या है, राजीव है, ठीक है। तो अब देखिए छात्र से छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया, और यह कहाँ है, मुंबई में, जो सामने सामने उसी को क्रॉस करेंगे हम लोग। इन से देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया, और ये कहाँ है, दिल्ली में है। कहाँ से देखिए कामराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया, ये कहाँ पर है, चेन्नई में, एच में च आ रहा है, च से चेन्नई हो गया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेता से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये कहाँ हो गया, कोलकाता में हो गया। और राजीव से राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ हो गया, हैदराबाद में हो गया। तो बस एक छोटा सा ट्रिक से आप 5 को कंफर्म याद कर लीजिएगा, और इस 5 में से एक न एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लगभग आता है, बाकी इससे एक्स्ट्रा आएगा तो उसको आप देख लीजिएगा, नीचे बना हुआ है उसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ प्रश्न आए हुए थे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, इसको हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या शमशाबाद हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या है, यह भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, और इसको हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है, या इसी को शमशाबाद हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर यह बना हुआ हवाई अड्डा है। और देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, यह दिल्ली में के पालम में स्थित है, याद रखिएगा, सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है और दिल्ली के पालम में स्थित है, और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर बना हुआ है, ठीक है। चलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह कोलकाता शहर में स्थित है, कहाँ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय, ये कोलकाता में बना हुआ है। अगला देखेंगे हम लोग बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची, भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रांची हवाई अड्डे पर घरेलू उड़ान संचालित हो रही है, यह रांची के हिनू में स्थित है, 1995 ईस्वी में इसको खोला गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे वायु परिवहन से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आप लोग बनाते चलिएगा, देखते चलिएगा, ठीक है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई, यह प्रश्न यूटेट उत्तराखंड टेट 2016 का पूछा गया है, 1911 में, 1912 में, 1913 में, 1914 में, ठीक है। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई वो है आपका 1911 ईस्वी में, ठीक है।
भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? यह मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में पूछा गया था। 1951 में, 1952 में, 1953 में या 1954 में। ठीक है, तो भारत में वायु परिवहन जो था उसका राष्ट्रीयकरण जो है 1953 ईस्वी में किया गया। इसके बाद दो बोर्ड बना दिया गया, एयर इंडिया निगम बोर्ड और वायु परिवहन निगम बनाया गया ना। तो इसका जो है 1953 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है। जो एयर इंडिया बना उसका मुख्यालय कहाँ है? तो एयर इंडिया का मुख्यालय मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है या कोयना। ठीक है, तो एयर इंडिया जो बना उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय आपका मुंबई है। और यह प्रश्न सीजी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में पूछा गया है। उड़ान योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो देखिए अभी आपने देखा है यहाँ पर थ्योरेटिकल क्लास में कि उड़ान योजना का शुभारंभ कब हुआ। 2016, 2017, 2018, 2019। तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पर के द्वारा जो है आपका 2017 में उड़ान योजना का सफल शुभारंभ किया गया, जिसका मुख्य थीम था कि यहाँ पर आपको देश के आम नागरिक तक सस्ते रूप में हवाई सफ़र कर सकें। ठीक है, ये यूपी टेट 2021 का प्रश्न आया हुआ है। अगला है उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? ये एमपी टेट 2022 मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का आया हुआ प्रश्न है। उड़े देश का एप्पल नागरिक, ऊपर देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक या नन ऑफ दिस कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए उड़ान में यू का मतलब है उड़े, डी का मतलब है देश, ए का मतलब है आम और एन का मतलब है नागरिक, यानी उड़े देश का आम नागरिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अभी आपको हमने बताया था एक ट्रिक, MDH को है, इतना लिख लीजिएगा। और यहाँ लिखिएगा छात्र, यहाँ लिखिएगा इन, यहाँ लिखिएगा का, यहाँ लिखिएगा नेता और यहाँ लिखिएगा राजीव। ठीक है, तो छात्र से छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और एम से क्या हो गया? मुंबई हो गया। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में है। ये प्रश्न कब पूछा गया है? तो एच टेट यानी हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, हम लोग उसी से चलेंगे। MDH को है, इसके बाद छात्र, इसके बाद इन। तो छात्र से छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई और इन से हो गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो किसके सामने? डी का मतलब दिल्ली, तो राइट आंसर इसका दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो चलिए देखते हैं। MDH को है, इतना लिख लेना है। इसके सामने छात्र, इसके सामने इन, इसके सामने के, यहाँ पर नेता और यहाँ पे राजीव। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा? नेताजी, ये चौथा में नेता, नेता से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये को के सामने है, तो को किसका है? कोलकाता का है, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। बस इसको याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न छप रहा है। ठीक है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? देखिए अभी आपको बताएं तो कैसे पढ़ना, MDH को है, यही है ना। अब यहाँ लिखिएगा छात्र, यहाँ लिखिएगा इन, यहाँ लिखिएगा का, यहाँ लिखिएगा नेता और यहाँ लिखिएगा राजीव। तो राजीव से राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये है के जगह पर रहता है, मतलब हैदराबाद, है मतलब हैदराबाद। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर इसका सी होगा। और यह MP टेट मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, रांची या पटना? ये उत्तराखंड टेट 2018 का प्रश्न है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो ये बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो है ये आपका झारखंड में रांची में स्थित है। ठीक है, रांची में स्थित है। रांची हवाई अड्डा किसके नाम पर बना हुआ है? रांची हवाई अड्डा किसके नाम पर बना हुआ है? नीलांबर पीताम्बर, बिरसा मुंडा, सिंधु कानू या कोई नहीं? ये BTET 2021 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो नीलांबर पीताम्बर, बिरसा मुंडा, सिंधु कानू। तो ये रांची हवाई अड्डा का नाम बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, इसलिए यह स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर बना हुआ है।
नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हैदराबाद, लखनऊ, गुवाहाटी या नहीं? ये यूपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न था। तो चौधरी चरण सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ठीक है, हैदराबाद है, लखनऊ है, महाराष्ट्र है या बेंगलोर है? ये रीट 2021 में आया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र।